गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रोटोकोडेटा जो होता है, उस प्रोटोकोडेटा जो अपना जो संघ पढ़ रहा है अपन कोडेटा, कोडेटा के अंदर जो प्रोटोकोडेटा और यू कोडेटा में डिवाइड किया था। प्रोटोकोडेटा के अंदर आपके तीन उपसंघ देखे थे हमने, सब फाइलम, ठीक है ना। उसमें से पहला था हेमिकोडेटा जिसको हमने पढ़ लिया है, सेकंड था यूरोकोडेटा उसको भी हमने पढ़ लिया, और थर्ड वन जो आ रहा है आपका वो है सेफेलोकोडेटा। तो आज हम जो बात करेंगे सब फाइलम सेफेलोकोडेटा की। तो जैसे कि हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा का, वैसे ही सेफेलोकोडेटा को जो क्लासिफिकेशन है वो उतना हार्ड नहीं है। इसमें केवल एक ही वर्ग पाया जाता है, केवल एक ही क्लास पाई जाती है इसमें, ठीक है ना, वो है लेप्टोकार्डाई। ठीक है, सेफेलोकोडेटा में केवल एक ही क्लास पाई जाती है, वो है लेप्टोकार्डाई, और उस लेप्टोकार्डाई के अंदर एक फैमिली होती है जिसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमिडी, और इसी एक फैमिली का एक मेंबर होता है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसकी टाइप स्टडी आपके दे रखी है सिलेबस में। इसी को एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, और इसको लॉन्सलेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका ध्यान रखना है। तो ब्रेंकियोस्टोमा जो है वो कौन से सब फाइलम में आता है, सेफेलोकोडेटा, और कौन से क्लास में आता है तो लेप्टोकार्डाई। ठीक है, अब इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं कि सेफेलोकार्डेटा जो होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सेफेलोकोडेटा जो नाम दिया गया है, अब नाम कैसे दिया गया है, तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। जैसे इनमें सेफेलो का मतलब होता है जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सेफेलो। तो यहाँ पर इसकी कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, तो जो नोटोर कॉर्ड होता है जो इसके अंदर पाई जाती है, ये कैसी होती है, रॉड लाइक होती है, श्लाघा जैसी होती है, और परसिस्टेंट होती है, स्थायी होती है, मतलब परमानेंट। और कहाँ से कहाँ तक, टुंड, टुंड मतलब रोस्टम वाला पार्ट, जो मतलब जिसको हम कहते हैं टॉप वाला पार्ट, जो हेड के ऊपर होता है ना, टॉप वाला पार्ट, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो इस हेड वाले पार्ट में इसको कहते हैं रोस्ट्रम। ठीक है, इस रोस्ट्रम के अंदर तक, रोस्ट्रम तक, है ना, और रोस्ट्रम से लगा करके इसकी जो टैल होती है वहां तक ये फैली हुई होती है। तो ये सिर से लगा करके पूंछ तक फैली हुई होती है, इसलिए सिर वाले पार्ट से लगा करके फैली हुई, इसलिए उसका नाम सेफेलोकोडेटा दिया गया। क्या दिया गया है, सेफेलोकोडेटा, यानी शरीर के पूरे भाग में ऊपर से लगाकर नीचे तक पाई जाती है, मतलब रोस्ट्रम से लगा करके, जो ऊपर का भाग रोस्ट्रम होता है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, उस रोस्ट्रम से लगा करके कहाँ तक होती है, टैल तक। क्या, नोटोकॉर्ड, इसलिए इसको क्या कहा गया, सेफेलोकोडेट। क्या कहा गया है, सेफेलोकोडेट। ठीक है, दूसरा ये रहते कहाँ पर है, तो ये मराइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, मराइन में भी कहाँ रहते हैं, छिछले जल में, जहाँ पानी कम हो, शैलो वाटर्स हो, ठीक है ना, और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वाइडली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, और अधिकतर जो रहते हैं स्थानबद्ध रहते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, इनको कह सकते हैं एंडेमिक है, स्थान विशेष में पाए जाते हैं। और खास करके क्या रहते हैं, इनका जो नुकीला सिरा रहता है, ये जो पार्ट है ये भूमि के बाहर रहता है, अर्थ के बाहर रहता है, और ये अधिकतर रेतीली जगह रहती है वहाँ पे ये बाहर निकला रहता है, और बाकी शरीर क्या रहता है इसका, ज़मीन के अंदर धसा रहता है। ठीक है ना, ज़मीन के अंदर ये धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना, बरीड रहता है, मतलब शरीर छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसका शरीर जो होता है बॉडी स्मॉल होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, फिश लाइक होती है, मछली जैसी बॉडी होती है, शरीर होता है, और शरीर मेटामेरिक होता है। कैसा होता है, मेटामेरिक मतलब विखंडित होता है, खंडों में टूटा हुआ होता है, और ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, इसमें सिर का अभाव होता है। सिर का क्या होता है, अभाव। पहले ही बता दिया है कि हेड लैकिंग, मतलब हेड का क्या होता है, लैक ऑफ हेड, इनमें सिर नहीं पाया जाता है। अब देखिए, सिर का अभाव होता है तो सिर जिसमें ढका रहता है उसको कहते हैं खोपड़ी या स्कल, ठीक है ना, जिसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। क्रेनियम बॉक्स इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको एक्रेनिएटा भी कहा गया है। ठीक है, प्रोटोकोडेट जितने भी होते हैं इनको एक्रेनिएटा कहते हैं। हम प्रोटोकोडेट्स ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, आपकी पहली जो यूनिट है वो पूरी प्रोटोकोडेट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज सबका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल से अपन टाइप स्टडी पढ़ेंगे हर्डमानिया की, और बाद में हम पढ़ेंगे एम्फियोक्सिस की हिस्ट्री के बारे में, और साथ में एक एमनोसिएट लार्वा भी हमने पढ़ना। तो सिर का अभाव होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का सिर नहीं होता है। ठीक है, शरीर में केवल दो चीज़ें होती हैं, धड़ और पूंछ होती है, ट्रंक और टैल होती है। ठीक है ना, तो सिर नहीं होता है, धड़ और दूम में शरीर बटा रहता है। युग्मित उपांग नहीं होते हैं, यानी जो पेयर्ड अपेंडेजेस जो होते हैं इनका क्या होता है, अभाव होता है, पेयर अपेंडेजेस लैकिंग। ठीक है, इनका अभाव पाया जाता है। लैकिंग मतलब इनका
एब्सेंस होते हैं। बाह्य कंकाल नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी एब्सेंट है। ठीक है, बाहर से कोई कंकाल वगैरह स्केलेटन होता नहीं है। परगुहा जो होती है सिलोम पाई जाती है, लेकिन कैसी होती है, एंटेरोसिलस होता है, ये आंतरगुहिक होते हैं। ठीक है ना, सिलोम मतलब जो शरीर के अंदर कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं सिलोम। पाचक जो होता है पथ वो पूर्ण होता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। जो रेस्पिरेशन करते हैं ये सामान्य शरीर तल से करते हैं, यानी बॉडी जो सरफेस होती है, यानी रेस्पिरेशन थ्रू किसके होता है, जनरल सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बहुत अच्छी तरीके से विकसित होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, बंद होता है, इसमें हार्ट होता भी नहीं है। ठीक है, और साथ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी इसमें नहीं होते हैं। तो क्लोज्ड होता है, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड एंड विदाउट हार्ट एंड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है ना, यानी श्वसन वर्णक भी इसमें पाए नहीं जाते हैं। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कैसे त्यागते हैं, तो ये कुछ सेल्स होती हैं इनमें जिनको कहते हैं सोलेनोसाइट्स। ठीक है ना, इनके सहित इनमें प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। इन प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू, सोलेनोसाइट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने शरीर से उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सक्रीशन की बात हो गई। साथ में जो इनकी नर्व कॉर्ड होती है, जो तंत्रिका रज्जु, जिसको हम अपनी भाषा में मेरु रज्जु भी कहते हैं, है ना, ये जो नर्व कॉर्ड होती है वो पृष्ठ होती है, डोर्सल साइड पर पाई जाती है, ट्यूबुलर होती है, नलिकाकार होती है, नली जैसी होती है, और बिना मस्तिष्क की होती है। कैसी होती है, बिना मस्तिष्क की, विदाउट ब्रेन। आपने देखा होगा कि हमारा जो सिर है वो हड्डियों के एक ढांचे के अंदर सुरक्षित है, जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, है ना। तो मस्तिष्क जो होता है उसके अलावा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है ना, मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे विदर पाए जाते हैं, है ना। मस्तिष्क का जो अंतिम पार्ट होता है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, वो एक रज्जु, जिसको कशेरुक दंड जो होती है, वर्टिब्रा, है ना, वर्टिब्रा से जुड़ा होता है। वर्टिब्रा के अंदर एक पतला सी धागीनुमा संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं मेरु रज्जु। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मेरु रज्जु, ये कॉर्ड होती है। वैसे ही उसी को नर्व कॉर्ड भी कहते हैं, अगर वो कैसे हों, इनवर्टिब्रेट्स हों या वर्टिब्रेट्स हों, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट्स हो तो उसके अंदर उसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो ये कैसी होती है, डोर्सल होती है, ट्यूबुलर होती है, और इसमें ब्रेन पाया नहीं जाता है। ठीक है, इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी लिंग जो होते हैं पृथक होते हैं। मादा में मादा का लिंग होगा, नर में नर का लिंग होगा। ठीक है ना, फीमेल और मेल के सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब नहीं होता तो मतलब कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें। ठीक है ना, असेक्सुअल नहीं होता मतलब सेक्सुअल होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, और समुद्र के जल में होगा। कहाँ पर होगा, समुद्र के जल में। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर। ठीक है, अब निषेचन जो बाह्य क्या है ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। जब मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है ना, और मान लीजिए ये ओवा है, ठीक है ना, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, और शुक्राणु जब अंडाणु को भेदता है, ठीक है, या शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये अगर मादा के गर्भाशय में हो, यूटेरस में हो, मादा के शरीर के अंदर हो, फीमेल के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटरनल। ठीक है ना, जैसे शिशु पैदा होता है तो इंटरनल होता है, बच्चा जन्म लेता है 9 महीने के प्रसव के बाद, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन अगर ये नर जो है अपने स्पर्म को पानी में छोड़ दे और मादा अपने ओवा को भी पानी में छोड़ दे समुद्र में, और दोनों पानी के अंदर, ठीक है ना, एक्सटर्नल अगर मिलेंगे और वहां पर मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्वतंत्र प्लावी लार्वा सहित, स्वतंत्र प्लावी मतलब होता है तैरने वाला, फ्री लार्वा होता है, उसके सहित इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ये भी बता चुका हूँ, इनडायरेक्टली जो इनमें होता है वो। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा मतलब जो फ्रीली क्या करता है, पानी में तैरता है, और उससे डेवलपमेंट होता है किसका, जो भी
एनिमल है उसका। और अप्रत्यक्ष, ये भी चीज़ मैंने टर्म्स बता चुका था लास्ट क्लास में आपको कि अप्रत्यक्ष चीज़ क्या होती है। प्रत्यक्ष मतलब जो वयस्क लार्वा में, लार्वा जो होता है धीरे धीरे किस में बदलता है, वयस्क अवस्था में बदलता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि लार्वा अवस्था पाई ही नहीं जाती है, ठीक है ना। जो शिशु होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, हूबहू अपने वयस्क जैसा, एडल्ट जैसा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ देखिए। अब आगे हम जो आज यहाँ पर आपका हेमिकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, तीनों प्रोटोकोडेटा खत्म हो गए हैं। आज इसके आगे जो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो एग्नेथा का दिया हुआ है। तो आज हम एग्नेथा को पढ़ेंगे। एग्नेथा से पहले आपको मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ कि जो कोडेटा फाइलम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो ग्रुप पढ़ रहे हैं वो है यूकोडेटा। प्रोटोकोडेटा आपने पढ़ लिया है, दो ग्रुप थे, प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा। प्रोटोकोडेटा को एक्रेनिएटा कहा था, यूकोडेटा को हम कहते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है, ठीक है। यूकोडेटा के अंदर जो दो खंड होते हैं, दो डिवीजन होते हैं, एक होता है एग्नेथा जिसको मैंने बॉक्स बनाया है, क्यों, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट के अंदर है, ठीक है। और सेकेंड यूनिट यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। दूसरी होती है नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा का मतलब ये होता है जिनमें जबड़े नहीं होते हैं, जोज नहीं होते हैं, लैक ऑफ जो, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं एग्नेथा में आते हैं। और जिनमें जोज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा जो है इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो एक है ऑस्ट्रिकोडर्मी, दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रिकोडर्मी जो है, ठीक है ना, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये बिल्कुल गायब हो गए इस पृथ्वी से, विलुप्त हो गए ये। कैसे हैं ये, विलुप्त हो गए। और इनमें कवच वाली मछलियां पाई जाती है, जिनकी बॉडी पर स्कैल पाए जाते हैं, कवच पाया जाता है, या तो बोन्स का होगा या कार्टिलेज का होगा, उपास्थि या अस्थि का होगा। अब ऑस्ट्रिकोडर्मी के दो उपवर्ग हैं, कौन कौन से, मोनोराइना है, डिप्लोराइना है, ठीक है ना। मोनोराइना में 3 ऑर्डर हैं आपके, यूफेनेरिडा, एनेस्पिडा और सिफेलेस्पिडा, ये 3 इसके ऑर्डर हैं, ठीक है। और डिप्लोराइना जो है उसमें 2 ऑर्डर है, टेरेस्पिडा और सिलोलेपिडा, ठीक है। उसी तरह साइक्लोस्टोमेटा जो है इसके अंदर भी 2 ऑर्डर आते हैं, एक तो पेट्रोमाइजोनशिप फॉर्मिस होता है, ठीक है ना, पेट्रोमाइजोनशिप फॉर्मिस होता है, और एक होता है मिक्सिनी फॉर्मिस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्नेथा का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने बताया है। अब हमें क्या क्या चीज़ें हमारे बाकी रह गई हैं पढ़नी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कैरेक्टर्स मैंने सारे बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो हर्डमानिया की टाइप स्टडी पढ़नी है, हर्डमानिया की क्या पढ़नी है, टाइप स्टडी पढ़नी है, ठीक है। एक एम्फियोक्सिस या जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा है हमने, इस ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हमें एमनोसिट लार्वा के बारे में पढ़ना है, उसकी एफिनिटीज़ पढ़नी है, उसकी बंधुताएं कैसी होती हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें करते ही आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए, और रोज़ आप वीडियो जब भी देखते हैं तो वीडियो के बाद में मुझे थंब प्रेस करिए ताकि पता चले कि आप वीडियो बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।